चलिए आज हम आपको अपना नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बारे में बताना चाहेंगे। और यहाँ पर दोनों पैकेजेस का हम कंपैरेटिव एनालिसिस भी आपको करा करके देंगे। जैसे यहाँ आप सामने स्क्रीन देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपने एक पैकेज ऑलरेडी पढ़ा है, कवर किया, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। और एमएस ऑफिस वर्ड पढ़ने के बाद, इतना सीखने के बाद, अब आप ये अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर आपको वर्ड्स की प्रोसेसिंग करनी है, मतलब एक पेज का डेटा तैयार करना हो, कुछ लिखना है, या 100 पेज का डेटा तैयार करना है, कुछ लिखना है, तो उसके लिए एमएस वर्ड से, या फिर अगर हम लिब्रे ऑफिस पे जाएं तो राइटर से अच्छी फैसिलिटीज कोई नहीं देता। और ये फैसिलिटीज आप अच्छे से सीख चुके हैं कि वो क्या क्या आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, जिनसे आप काम बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लिब्रे ऑफिस में अगर हम बात करें तो वहां पर एक्सेल नहीं होता है, वहां पर एक्सेल के जैसा एक सब्स्टिट्यूट होता है आपका कैल्सी। जैसे अगर आप यहाँ पे बात करते हैं एमएस ऑफिस में, तो आपको मिलता है एक्सेल, और वहां पर लिब्रे ऑफिस में आपको क्या मिलता है, कैल्सी। जैसे आपने वहां वर्ड किया था, एमएस ऑफिस में वर्ड किया था, तो यहाँ पर आपको मिलता था राइटर। एक्सेल और कैल्सी दोनों ही सॉफ्टवेयर जो हैं, ये बेसिकली एक खास टास्क के लिए बनाए गए हैं। इस टास्क जो ये सॉफ्टवेयर है, इसका जो टास्क है वो है शीट मेंटेनेंस का काम। जैसे आपको पता है कि आप वर्ड या राइटर यूज करते हैं, तो वो वर्ड प्रोसेसर कहलाते हैं और उनका काम वर्ड्स की प्रोसेसिंग करना होता है। ऐसे ही एक्सेल या कैल्सी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो बेसिक टास्क है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है सॉफ्टवेयर का, दैट इज शीट मेंटेनेंस। शीट मेंटेनेंस का मतलब ही है शीट बनाना और उसे मेंटेन करना। यहाँ पर जब हम वर्ड बोलते हैं तो शीट, उसका मतलब ही होता है टेबल बनाना। तो टेबल बनाना मतलब टेबल को क्रिएट करना, उसमें डाटा फीड करना, और जो डेटा आप ऑलरेडी फीड कर चुके हैं उसे मेंटेन करना। मेंटेनिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। अपडेशन आता है, मॉडिफिकेशन आता है, रिमूवल आता है, कुछ भी नया डेटा ऐड करना है, पुराना डेटा रिमूव करना है, या जो ऑलरेडी बना है उसमें किसी तरीके का चेंजेस करने हैं। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क शीट मेंटेनेंस में आता है, दैट इज कैलकुलेशन। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि टेबल बनाना, उस पर काम करना, नए रिकॉर्ड्स ऐड करना, पुराने रिकॉर्ड्स में कुछ चेंज करना, या रिकॉर्ड्स को रिमूव करना, और खासतौर से कैलकुलेशन करना, ये सारे काम तो वर्ड में और राइटर में हम कर चुके हैं। यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऑलरेडी ये फैसिलिटी हमें दे चुका है। तो फिर हम यहाँ पर एक नया पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही क्यों यूज कर रहे हैं, जिसमें हम टेबल बनाते हैं, डेटा फीड करते हैं, चेंजेस करते हैं और कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो उसके बहुत से रीजंस हैं कि एक अलग से सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत है और क्या डिफरेंस है एक्सेल या कैल्सी की टेबल का राइटर और वर्ड में बनाई गई टेबल से, तो वो हम आगे सीखेंगे। शीट मेंटेनेंस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, चाहे आप एक्सेल यूज करें या आप कैल्सी यूज करें, यहाँ पर जो आप फाइल्स क्रिएट करते हैं, इन फाइल्स को हम बोलते हैं बुक। जैसे आपने, या इनफैक्ट जो एक्चुअल टर्म है दैट इज वर्कबुक। जैसे आप एमएस वर्ड में जो फाइल्स बनाते थे, उन फाइल्स को आप डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। ये अलग बात है कि उन डॉक्यूमेंट्स को आप अपनी पसंद के नाम से सेव करते हैं, लेकिन वैसे उन फाइल्स को बोलते डॉक्यूमेंट है। आप बोलते ही हैं कि एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। या यूं भी अगर आपसे कोई बोल दे कि जाइए ये डॉक्यूमेंट बना लीजिए, तो आपको पता है कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कहा गया है, मतलब काम एमएस वर्ड में ही करना है या राइटर में करना है, अगर आप लिब्रे ऑफिस यूज कर रहे हैं। क्योंकि वर्ड या राइटर में बनाई हुई फाइल्स बेसिकली डॉक्यूमेंट्स के नाम से जानी जाती हैं। वो जब सेव की जाती हैं तो उनमें यूजर अपनी चॉइस का नाम दे देता है। इसी तरह से एक्सेल या कैल्सी की अगर आप बात करें, तो यहाँ पर जो फाइल्स हम क्रिएट करते हैं उन्हें वर्कबुक्स कहते हैं। नॉर्मल टर्म बुक भी बोल देते हैं। जिस तरह से आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो आप देखते हैं वहां पर आपको एक पेज बना बनाया मिलता है। अभी आप कोई भी ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट करते हैं, तो 1 पेज का एक डॉक्यूमेंट आपके लिए आता है। और जैसे जैसे काम करते जाते हैं, ऑटोमेटिकली न्यू पेजेस उस पेज के एंड में जनरेट होते चले जाते हैं। अगर आप बीच में कोई पेज इंसर्ट करना चाहते हैं, तो पेज को इंसर्ट करने का ऑप्शन भी आपके पास होता है। लेकिन जब आप यहाँ बात करते हैं एक्सेल की या शीट मेंटेनेंस की, तो यहाँ पर पेजेस नहीं होते शीट्स में। जो टेबल्स में जो बनाते हैं, वर्कबुक आप बनाते हैं, उसमें आपके पेजेस नहीं होते। इनफैक्ट वर्कबुक के अंदर होती क्या है, वर्कबुक के अंदर होती है वर्कशीट्स। तो हम कह सकते हैं कि a document or a file that is created in Excel is known as workbook, which contains number of worksheets, and each worksheet is like a table or a grid of rows and columns. हर वर्कशीट एक टेबल के जैसी दिखाई देती है, जिसमें कुछ रो और कॉलम होते हैं। क्लियर है इतना सबको? हाँ। ओके।
अब शीट मेंटेनेंस के लिए बात अगर हम करें तो हमने कहा हम एक्सेल यूज करते हैं। तो एक्चुअली जो ये एक्सेल वर्ड है, एक्सेल वर्ड का जो ये वर्ड लिया गया है, ये लिया ही एक्सेलेंट वर्ड से गया है। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, दो तीन तो आप ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जितने भी सॉफ्टवेयर उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको देता है, उनकी अगर आपस में तुलना की जाए तो एक्सेल को उन सब में एक्सेलेंट माना जाता है। और एक्सेलेंट का मतलब ही होता है जो सबसे अच्छा हो या सबसे बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा हो। तो एक्सेल को एक्सेलेंट क्यों माना जाता है, ये इसके बहुत से रीजंस हैं, वो हम एक्सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे। एक्सेल में जब आप बात करते हैं एक्सेल की, तो एक्सेल को या कैल्सी को हम दो और नामों से भी जानते हैं। एक नाम है इसका स्प्रेडशीट पैकेज और दूसरा नाम है इसका इलेक्ट्रॉनिक शीट पैकेज। एक्सेल या राइटर की कैल्सी की अगर हम बात करें तो ये इस नाम से भी बुलाए जाते हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो अगर आपको कोई चेक करना चाहता है कि भाई आपको कितनी नॉलेज है, तो उसमें आपसे ये पूछा ही नहीं जाता कि आप एक्सेल में काम करना जानते हो या कैल्सी में काम करना जानते हो। अगर कभी आप इंटरव्यू में जाएं या कहीं, तो वो आपसे इन ऑर्डर टू चेक इट आउट कि भाई आपको कितना बेसिक्स आपका कितना क्लियर है, तो वो कभी वर्ड नहीं लेते हैं, टर्म नहीं बोलते हैं जो सॉफ्टवेयर का नाम है। वो बोलते हैं कि हैव यू एवर वर्क डन इन स्प्रेडशीट पैकेज, या डू यू नो हाउ टू वर्क इन एन इलेक्ट्रॉनिक शीट। तो अगर वर्ड आ गया, ये टर्म आ गया स्प्रेडशीट या इलेक्ट्रॉनिक शीट, तो सीधे सीधे इसका मतलब आप समझ लीजिए कि बात कहीं ना कहीं एक्सेल या फिर आपकी कैल्सी की हो रही है। कैल्सी का नाम इसलिए कम ले रहे हैं क्योंकि आज अभी तक लिब्रे ऑफिस इतना पॉपुलर नहीं हुआ है जितना कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, और लोग इसीलिए ज्यादातर वर्ल्ड वाइड जो है एक्सेल पे ही ज्यादा काम करते हैं। तो हम इसे स्प्रेडशीट या इलेक्ट्रॉनिक शीट के पैकेज के नाम से जानते हैं। पर सवाल अब ये उठता है कि इसे हम इलेक्ट्रॉनिक शीट पैकेज या स्प्रेडशीट पैकेज क्यों कहते हैं। पहले हम बात करते हैं स्प्रेडशीट की। देखिए, जब हम एमएस वर्ड यूज कर रहे थे या हम राइटर यूज कर रहे थे, तो राइटर में भी आप टेबल बनाते हैं और आपने टेबल बना करके बहुत सारे काम और बहुत तरह की कैलकुलेशंस की हैं। इनफैक्ट इतनी सुंदर टेबल्स आपने वर्ड में बनाई है कि आपको शायद ये कभी मतलब महसूस ही नहीं होगा कि किसी और तरीके की टेबल भी बनाई जा सकती है, या टेबल बनाने के बाद जितना काम हमने किया है उसके अलावा भी हमारी कोई और जरूरत हो सकती है। बट फिर भी अगर हम एमएस वर्ड में टेबल बनाते हैं, तो देखिए टेबल का काम हम एमएस वर्ड में तभी करते हैं जब आप पैराग्राफ के साथ टेबल बना रहे हैं। मतलब जब भी कभी आपको ऐसा काम करना है जहां पर आप पैराग्राफ यानी टेक्स्ट भी यूज कर रहे हैं नॉर्मल, और उसके साथ टेबल भी चाहिए, जैसे कोई बुक वगैरह बना रहे हैं, तब वहां पर आपको टेक्स्ट भी चाहिए होता है, पैराग्राफ के फॉर्म में आप डेटा लिख रहे होते हैं और टेबल भी बना रहे होते हैं। कंपनी प्रोफाइल बनाना है, वहां भी आपको बहुत से पैराग्राफ्स लिखने हैं और शायद स्टाफ की या बाकी की चीजों की टेबल बनानी हो। तो जब भी कोई ऐसी फाइल क्रिएट की जाती है जब आपको पैराग्राफ यानी कि टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन टेबल्स के साथ चाहिए, तब तो आप एमएस वर्ड में टेबल बनाते हैं, एमएस वर्ड में ही काम करते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर कोई एक टेबल ही आपको चाहिए और टेबल में ही आपको काम करना है, तो प्रेफरेंस आपका जो है वो वर्ड को नहीं जाता है, जहां आपको पैराग्राफ नहीं लिखने, सिर्फ टेबल पे वर्क करना है, तो आप प्रेफर करते हैं एक्सेल को। क्यों? क्योंकि एक्सेल एक स्प्रेडशीट पैकेज है, जिसका मतलब क्या है कि देखिए वर्ड में आप जब टेबल बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इंसर्ट अ टेबल। टेबल आपको इंसर्ट करनी पड़ती है, आपको बनी बनाई टेबल कभी नहीं मिलती है वहां, तो जरूरत के हिसाब से। क्यों? क्योंकि भैया एमएस वर्ड में तो जब हम काम कर रहे हैं तो वहां पर हमारा बेसिक जो टास्क है वो तो टेक्स्ट से रिलेटेड है, हम पैराग्राफ्स में, लाइंस में, हेडिंग्स में, इन सब चीजों में काम कर रहे हैं। बट हाँ, अपार्ट फ्रॉम पैराग्राफ्स नंबर ऑफ टाइम्स इट हैपेंस दैट वी नीड टू वर्क विद अ टेबल, हमें टेबल की जरूरत है, तो हम वर्ड में टेबल इंसर्ट करते हैं। तो वर्ड में जब भी जरूरत पड़े तो आपको टेबल इंसर्ट करनी है, बट एक्सेल में आपको एक बनी बनाई टेबल मिलती है। और जो टेबल, जो ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम आप एक्सेल में देखते हैं, इस टेबल का लेआउट वर्ड या राइटर में इंसर्ट की गई टेबल के लेआउट से एंटायरली डिफरेंट होता है। एमएस वर्ड में यदि कोई टेबल या राइटर में कोई टेबल आप बनाते हैं और वो 2, 4, 6, 8 कॉलम्स की है, तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज्यादा हैं। जैसे हो सकता है कि कोई ऐसी रिपोर्ट आप बना रहे हैं जो 15-20 कॉलम्स की है। अब 15-20 कॉलम्स अगर आप टेबल में बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है काम तो आपको पूरा ही करना है। बट वहां पर क्या होगा कि वर्ड में आपको टेबल को एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि कॉलम्स इतने ज्यादा हो जा रहे हैं कि पेज की विड्थ से बाहर जा रहे हैं।
और जब आप प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो आपकी टेबल कट हो रही है। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको अपने पेज का लेआउट, जो ओरिएंटेशन है, वो चेंज करना पड़ता है, उसे पोर्ट्रेट से आपको लैंडस्केप में चेंज करना पड़ता है। और जिसकी वजह से आप क्या करते हैं कि अपने पेज की हाइट को विड्थ में बदल देते हैं और मैक्सिमम एरिया आप यूज कर पाते हैं। लेकिन अगर वही टेबल आप 15 कॉलम्स की एक्सेल में बना रहे हैं तो इस टेबल का लेआउट ही कुछ ऐसा होता है कि ये वर्ड या राइटर के कंपैरिजन में मोर नंबर ऑफ कॉलम्स आपको पेज में एडजस्ट करने के लिए देता है। उतनी जगह में आप ज्यादा कॉलम्स अपने एक्सेल की टेबल में ले आते हैं, लेकिन आप वर्ड की टेबल में वो उतने कॉलम्स एडजस्ट नहीं कर सकते। और ये भी डिफॉल्ट एडजस्टमेंट है, ऐसा भी नहीं कि अभी आपको कुछ मैनुअल चेंजेस करने हैं। तो टेबल का लेआउट ही बना कुछ एक्सेल में ऐसा होता है कि वो कम स्पेस में ज्यादा कॉलम्स लाता है, जबकि वर्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज कि अगर आप वर्ड में टेबल बनाते हैं और सपोज आपसे कह दिया कि भाई हमारी कंपनी में, हमारी इंस्टीट्यूशन में इस समय पर 500 बच्चे पढ़ रहे हैं और 500 बच्चों की लिस्ट बनानी है, हमें एक टेबल बनानी है, तो हमें 501 रोज चाहिए होंगी। फर्स्ट रो जो होगी वो हेडिंग रो होगी, और अगर हर पेज पे रिपीट हो रही है तो जितने पेजेस में टेबल आ रही है कम से कम 8-10 पेज में, 12 पेज में वो टेबल आएगी। और हर पेज पर अगर हेडिंग आ रही है तो 12 रोज एक्स्ट्रा आप रख लीजिए। मतलब आप जब टेबल बहुत बड़ी बनाते हैं, नंबर ऑफ रोज बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये पेजेस ज्यादा ले लेता है अगर आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर उतने ही जो रोज हैं वो कम पेजेस में आएंगे। तो वेस्टेज ऑफ पेज जो होता है, वेस्टेज ऑफ पेपर जो है, वो यहाँ पर कम होता है। तो क्यों? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर स्पेशली डिजाइन ही इस हिसाब से किया गया है कि भाई जब आपको टेबल में काम करना है और आप मिनिमम जो है मैक्सिमम आप स्पेस को यूज करना चाहते हैं और मिनिमम आप पेपर आप वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसी बेसिस पर इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है। दूसरी बात यह है कि वर्ड में अगर आप टेबल बनाते हैं तो आपको 500-600 कॉलम रो की अगर टेबल बनानी है तो एफर्ट्स आपके लिए नीडेड है, और यहाँ तो आपको कोई एफर्ट बना करना ही नहीं है टेबल बनाने के लिए। टेबल बनी बनाई मिल रही है, और वो भी बनी बनाई कितनी बड़ी, इतनी बड़ी कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। आपके इमेजिनेशन से बाहर का जो है टेबल यहाँ पर मिलता है। एक टेबल अगर हम एक्सेल में देखें, सपोज आपसे कह दिया जाए कि 50% की एक टेबल बनानी है, तो एक्सेल में जो शीट आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन पर जो अभी आपको स्पेस दिख रहा है, ये हमारी एक शीट कहलाती है, इसको हम बोलते हैं शीट। ये चीज जो आप देख रहे हैं सामने, ये एक शीट है, इसे हम वर्कशीट बोल रहे हैं, ठीक है। ये रो कॉलम में ऑलरेडी बटी हुई है, और आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो है ये पूरा एरिया कॉलम कहलाता है, और इस पूरे एरिया को हम रो बोलते हैं। और यहाँ पर ये ग्रिड्स आपको दिख रही हैं, ग्रे कलर की ग्रिड्स दिख रही हैं, जिससे कि आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक सेल को दूसरी सेल से। ये एक सेल है, ये नेक्स्ट सेल है, ये नेक्स्ट सेल है। जो ये रेक्टेंगुलर एरिया जो भी सिलेक्टेड है, इसको बोलते हैं सेल। तो यहाँ पर आपको अगर कह दिया जाए कि 50% है, 50 लोग हैं जिनकी आपको टेबल बनानी है, तो आप इसी वर्कशीट में 50% की टेबल बना सकते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि जितने लोगों की आप टेबल बना रहे हैं ऐसी ही आपको 10 लिस्ट बनानी है, मतलब अगर 50% एक लिस्ट में थे और 10 लिस्ट बनानी है, तो आपको 500% की लिस्ट बनानी है, 500 लोगों की लिस्ट आपको बनानी है। तो भी बिना कोई चेंज किए, पूरे कन्वीनियंस के साथ, कंफर्ट के साथ आप इसी शीट में 500 लोगों की टेबल बना सकते हैं। ना तो आपको एक सिंगल रो इंसर्ट करना है, ना कॉलम। और कहीं अगर ऐसा कह दिया जाए कि जैसी आपने 10 लिस्ट बनाई हैं ऐसी ही आप 100 ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बना लीजिए, मतलब 50,000 लोगों की आपको एक टेबल बनानी है, तो 50,000 तो छोड़िए, अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम बात करें वर्ल्ड में, वो ऑर्गेनाइजेशन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को हायर करती है, इंडियन रेलवेज है उसमें। इंडियन रेलवेज का नाम जो है वो इसलिए टॉप पर है क्योंकि इंडियन रेलवेज में सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। मान लीजिए हम कह दें कि इंडियन रेलवेज में 10 लाख लोग काम करते हैं, अगर 10 लाख लोग भी काम कर रहे हैं तो आपको इसी शीट में 10 लाख लोगों के लिए डेटा बनाने की जगह मिलती है। आपको एक सिंगल रो या कॉलम तब भी इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शीट अपने आप में इतनी बड़ी होती है, इतना एरिया देती है काम करने के लिए, कि कभी भी आपको एक नई रो आपको इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा कि भैया टेबल छोटी पड़ गई और हमारा डाटा ज्यादा बड़ा है। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि एक्सेल स्पेसिफिकली बना ही इस काम के लिए कि जहां पर आपको बड़े बड़े टेबल्स बनाने हैं, नंबर ऑफ रोज बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज्यादा है, तो आपको अगर काम करना है तो एक्सेल आपको पूरा कंफर्ट देता है और इतना स्पेस देता है कि आप ये काम इजीली कर सकते हैं। इसीलिए एक्सेल की इस शीट को, क्योंकि ये शीट इतना बड़ा स्पेस आपको दे रहा है, दैट इज वाई दिस वर्कशीट इज नोन एज स्प्रेडशीट।
एंड स्प्रेडशीट से मिलकर के बने हुए इस पैकेज को हम कहते हैं स्प्रेडशीट पैकेज। तो एक्सेल इसीलिए स्प्रेडशीट पैकेज के नाम से जाना जाता है। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, चलिए ये तो हो गई बात। अब हमने कहा इतना बड़ा एरिया देता है, तो आखिर इतना बड़ा एरिया, कितना बड़ा एरिया मिल रहा है? गेट बंद करो। आपने ये देखा ही है कि एक्सेल में यहाँ पर ये जो ग्रिड है आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये कॉलम्स दिख रहे हैं आपको और यहाँ पर ये रोज दिख रही हैं। हर कॉलम को एक आइडेंटिटी दे दी गई है, मतलब हर कॉलम को एक नाम दिया है। गेट बंद करो। एक्सेल में जो शीट्स आप बनाते हैं, आवाज चल रही है ना। एक्सेल में जो शीट्स आप बनाते हैं वो शीट जो है आपकी यहाँ पर क्या कहलाती हैं? ये वर्कशीट है। और वर्कशीट में जो काम आप कर रहे हैं, यहाँ पर ये कॉलम जो है, हर कॉलम को एक नाम दिया है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ए है कॉलम, दिस इज कॉलम सी, दिस इज कॉलम एफ, दिस इज कॉलम जे। तो ईच कॉलम हैज इट्स ओन नेम एंड ईच रो हैज इट्स ओन नंबर। हर रो का अपना एक नंबर भी होता है। जैसे ये रो 1 है, ये रो 14 है, ये रो 22 है। तो रो के नंबर यहाँ दिखते रहते हैं और कॉलम के नेम दिखते रहते हैं। एक्सेल में अगर हम बात करें तो एक्सेल में जो कॉलम नेम्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं ए से, और जो लास्ट कॉलम है, किसी को कोई आइडिया है लास्ट कॉलम का नाम क्या हो सकता है, या किसी को पता हो तो प्लीज बताएं। एक्सेल में थोड़ा बहुत काम तो सभी ने किया होगा, एक दो लोगों को छोड़ के। फिर भी चलिए कोई गेस कीजिए। अर्पिता बताएं। मैम जेड, फिर आगे ए जेड ऐसे करके स्टार्ट हो जाता है, फिर से सीट जब वर्क सीट चलती रहती है तो। हाँ बहुत बढ़िया। आपने देखा है कि वैसे तो ए से जेड तक के कॉलम है, लेकिन जेड के बाद भी आगे कॉलम्स बढ़ते रहते हैं। जैसे जेड, हाँ जेड के बाद ए बी ए सी ऐसे आता रहता है। ये देखिए अभी हम कॉलम जेड पे गए तो जेड के बाद ए बी ए सी, ऐसे कॉलम्स बढ़ते रहेंगे आपके, ठीक है। और अगर हम बात करें लास्ट कॉलम की, तो एक्सेल में जो लास्ट कॉलम होता है दैट इज नोन एज एक्स एफ डी। अंतिम जो कॉलम है, स्टार्ट होता है कॉलम ए और जो लास्ट कॉलम है दैट इज एक्स एफ डी। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए इसके बाद देखिए अब कोई कॉलम नहीं है, तो लास्ट कॉलम जो है एक्स एफ डी है। यानी ये पूरा चल रहा होगा। कहीं ऐसा भी हुआ होगा कि जब ए जेड पूरा खत्म हुआ होगा तो ट्रिपल ए शुरू हुआ होगा, फिर ए बी ए सी, ऐसे एक सीक्वेंस चला होगा। और टोटल जो हमारे यहाँ पर कॉलम्स, अगर आप गिनती करने बैठ जाएं कि कॉलम, अब जैसे इतना कहा तो हमने 2 कॉलम्स है, इतना कहा तो कितने कॉलम है? 9 कॉलम है, इतना कहा तो 19 कॉलम है। ऐसे ही अगर आप गिने तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो आपको एक्सेल देता है दैट इज 16,384। यानी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स विच आर प्रोवाइडेड इन अ सिंगल वर्कशीट ऑफ एमएस एक्सेल आर 16,384। कभी जिंदगी में आपको अनुमान है कभी पड़ेगी ऐसी टेबल बनाना कि आप 16,000 कॉलम तक काम कर रहे होंगे? कभी नहीं पड़ती। कितना भी बड़ा डेटाबेस आप क्यों ना बना रहे हो, इतने कॉलम्स में कभी आप काम नहीं करते हैं। आप एक नॉर्मल अगर डे टू डे टास्क को देखें कॉर्पोरेट में या कहीं भी, तो हार्डली 20, 25, 30 कॉलम तक का डेटा आप बनाते हैं। 30, 32 कॉलम से ज्यादा की कभी भी टेबल नहीं बनती। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा तो कॉलम की जरूरत नहीं पड़ है, तो फिर इतने सारे कॉलम्स मिलते क्यों हैं? इतने सारे कॉलम्स इसलिए मिल रहे हैं कि हो सकता है एक शीट में आपको एक जैसी 2 टेबल या 3 टेबल या 5 टेबल बनानी हो। सपोज 30 कॉलम्स की एक रिपोर्ट है और आपको 12 मंथ्स की अलग अलग रिपोर्ट बनानी है, तो आपको अलग अलग शीट्स में जाने की जरूरत नहीं है। सिंगल शीट में 12 मंथ्स की आप रिपोर्ट बना सकते हैं, इतना वास्ट एरिया आपको मिलता है। क्लियर है आप सबको? देखिए बीच में हाँ कोई भी डाउट होगा तो प्लीज बीच में ही पूछ लीजिएगा। तो एक्सेल में ये तो बात हो रही है अभी एक्सेल की। एक्सेल में जो शीट्स हैं, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और नेम ऑफ कॉलम है आपको बता दिए, ये है बात एक्सेल की। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि जो रोज मिलती हैं आपको, वो कितनी मिलती हैं? रो का तो एक नंबर है, तो रो जो है स्टार्ट होती है 1 से। और अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इतनी है कि आपकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड, यानी 10 लाख लोगों का भी काम करना हो तो आप एक ही टेबल में कर सकते हैं। इसका मतलब 10 लाख से ऊपर तो है ही। तो रो नंबर 1 है हमारी, और जो लास्ट रो होती है दैट इज 1048576। दैट मीन्स 10,48,576 रोज आपको यहाँ पर मिलती हैं, और वो भी एक टेबल में। ये तो एक शीट की बात हो रही है। तो एक शीट की जो डायमेंशन होती है दैट इज 16,384 बाय 10,48,576। देखिए
ये है लास्ट रो पूरी। अभी आप स्क्रॉल करके ऊपर जाना चाहें तो कम से कम आपको 5 मिनट स्क्रॉल करके जाने में लगेंगे, इतनी बड़ी शीट है। और उसके नीचे देखिए अब आपको यहाँ पर कोई रो नहीं मिल रहा है। तो एक शीट इतनी बड़ी है और ऐसी ऐसी आप कितनी भी 200 से ज्यादा वर्कशीट्स इंसर्ट कर सकते हैं, 250 से ज्यादा वर्कशीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो इतना स्पेस दे देता है काम करने के लिए कि आपकी जरूरतें खत्म हो जाती हैं लेकिन उसकी जगह खत्म नहीं होती। इसीलिए ऐसी शीट्स को स्प्रेडशीट, और स्प्रेडशीट से बने इस पैकेज को स्प्रेडशीट पैकेज का नाम दिया जाता है। क्लियर? दूसरा जो हमने आपको कहा कि भाई हम इसको स्प्रेडशीट के अलावा एक और नाम से जानते हैं और वो नाम है हमारा इलेक्ट्रॉनिक शीट पैकेज। आपने देखा ही है कि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर इसको हम इलेक्ट्रॉनिक शीट पैकेज के नाम से भी जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक शीट पैकेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शीट्स इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करती हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बहुत छोटी छोटी वैल्यू लिख रहे हैं, कुछ नंबर्स हमने यहाँ पे लिखे और इनका टोटल किया। अभी कैसे किया इस चीज को आप भूल जाइए, मगर हमने इनका टोटल यहाँ पर किया है। ठीक है, अब हमें जो रिजल्ट मिला, अभी तो आप ये देखिए कि हमने शायद एक शॉर्टकट प्रेस किया होगा और आपने देखा कितनी जल्दी टोटल हो गया। माने टोटल करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए बहुत एफर्टलेसली वर्क करेंगे, बहुत ही कंफर्टेबल मैनर में वर्क करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी टोटल या किसी भी तरीके की कैलकुलेशन। ये तो भी बहुत टोटल तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। तो आप जो भी कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद यदि वैल्यूज में कोई भी अपडेशन करते हैं, जैसे आपने टोटल किया, आपकी टोटल कितना निकला, सम 20। अब टोटल करने के बाद मान लीजिए आपने ये रियलाइज किया कि एक वैल्यू गलत फीड हो गई, और या फिर आपने कहा नहीं अभी 2 नहीं लिखना था, यहाँ पर कुछ और लिखना था। तो जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू अपडेट करेंगे, जैसे 2 की जगह सपोज हम 20 करते हैं, तो देखिए 20 करने के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए अपने आप रिजल्ट अपडेट हो जाते हैं, कैलकुलेशंस अपडेट हो जाते हैं। कोई भी कहीं भी जितनी भी वैल्यूज आपने कैलकुलेशन के लिए यूज की और रिजल्ट निकाला, कैलकुलेटेड आउटपुट निकाला, उसके बाद यूज्ड सेल्स में जो आपने कैलकुलेशन के लिए यूज की थी, उसमें अगर आप किसी भी तरीके का अपडेशन करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं, ऑटोमेटिकली योर रिजल्ट, बल्कि हम वर्ड सही यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली योर रिजल्ट गेट अपडेटेड। तो ये नेचर होता है आपकी इलेक्ट्रॉनिक शीट्स का, जबकि वर्ड में ऐसा नहीं होता है। अब नए वर्जन में, मतलब लेटेस्ट जो वर्जन आए वहां पर तो फिर भी पॉसिबल है, पुराने वर्जन में ऐसा नहीं है। आप MS वर्ड अगर यूज कर रहे हैं और उसमें टेबल बनाई और कैलकुलेशन किया, तो कैलकुलेशन के नाम पे पहली चीज तो ये कि वहां बहुत ही बेसिक कैलकुलेशंस करते हैं, ऐड कर लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू निकाल ली, बहुत सिंपल से कैलकुलेशंस है। उसमें भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आपको मल्टीपल पर्संस के लिए सेम कैलकुलेशन करनी है, जैसे मान लीजिए 10 बच्चों का डेटाबेस हमने बनाया, उनके मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखे, टोटल और परसेंटेज निकालना है, तो टोटल और परसेंटेज निकालने के लिए 10 बार कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करनी पड़ती है। किसी भी तरह से वर्ड में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एक बार कैलकुलेशन करें और वो सब पे हो जाए। हाँ, राइटर में ये पॉसिबिलिटी है, राइटर में ये चीज होती है कि वो अपडेट भी कर देता है आपके रिजल्ट को और आप एक ही चीज को बाकियों पे कॉपी कर सकते हैं, पर वर्ड में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वहां पर अगर कोई वैल्यू चेंज की है तो रिजल्ट भी रिकैलकुलेट करना पड़ता है। पर यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जैसे ही हम वैल्यू चेंज करते हैं, कहीं पर भी हम वैल्यू चेंज करते हैं, तो देखिए रिजल्ट इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट हो जाता है। दूसरा, एक्सेल का एक और बहुत अच्छा फीचर ये है कि अगर आप कभी डेटा को कॉपी करके पेस्ट करते हैं, और ऐसी ये तो बड़ी कॉमन सी नीड है, डेटा को कॉपी करके पेस्ट करना हमारी बहुत कॉमन नीड है कहीं भी। तो सपोज एक्सेल में आपने ऐसा किया कि डेटा को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद उसको आपने कई जगह पर पेस्ट किया, क्योंकि आपको कई जगह रिक्वायर्ड था। सेम शीट में भी पेस्ट कर दिया, किसी दूसरी शीट में भी पेस्ट किया। तो जो डेटा आप कॉपी करते हैं उसे हम सोर्स डेटा बोलते हैं, और जिस जिस लोकेशन पे डेटा कॉपी होता है, जहां पेस्ट करते हैं, वो हमारा टारगेट डेटा होता है। एक बार डेटा को कॉपी करके आपने मान लीजिए अपनी वर्कशीट में 8-10 जगह पर पेस्ट कर दिया, कुछ अलग अलग शीट में भी कर दिया, लेकिन उसके बाद यदि आपसे कहा जाए या आपकी जरूरत ऐसी हो कि आप सोर्स डेटा में कोई चेंज कर रहे हैं, हो सकता है किसी एम्प्लॉय का नाम ही गलत लिख दिया हो या कोई वैल्यू ही गलत पड़ गई हो, तो अगर आपसे कहा जाए कि इस वैल्यू में ये चेंज कीजिए, सोर्स में चेंज कीजिए, तो जब आपसे सोर्स में कोई चेंज करने को कहा जाएगा तो आप कर तो रहे होंगे उस समय पर। मान लीजिए बोल दिया जाए कि अरे ये नाम गलत है, ये नाम ये नहीं था, ये कर दीजिए, तो नाम वहां तो आप चेंज कर रहे होंगे, लेकिन आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि हमने तो इसको 8-10-12 जगह पेस्ट किया हुआ है,
इसका मतलब जहां जहां पेस्ट किया है वहां वहां मैनुअली जाकर के हमें ये चेंज करना पड़ेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी शीट है, याद थोड़ी रखते हैं कहाँ कहाँ डेटा पेस्ट किया है, तो ढूंढ ढूंढ करके वो डेटा को पेस्ट जहां पे किया है वहां वहां जाना पड़ेगा लोकेशंस पर, और मैनुअल अपडेशंस करने पड़ेंगे, जो कि सुनने में ही काफी ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, करने में तो वाकई में बहुत टाइम टेकिंग है। तो अगर आप एक्सेल में ऐसा काम करते हैं और आपने सही तरीके से डेटा को कॉपी करके पेस्ट किया है, तो एक्सेल में आपको इसके लिए बॉदर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सही प्रोसेस, सही स्टेप्स अगर आपने कॉपी पेस्ट के फॉलो किए हैं, क्योंकि एक्सेल में कॉपी पेस्टिंग नॉर्मल तो होती ही है, लेकिन हम जब इस तरीके का काम करते हैं तो हम उसे एक सही तरीके से पेस्ट, मतलब एक दूसरे स्टेप्स के थ्रू पेस्ट करते हैं। तो अगर आपने वो प्रोसीजर फॉलो किया है तो एक बार डेटा को चाहे कहीं भी कॉपी करके 1000 बार भी पेस्ट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोर्स में कोई भी चेंज अगर आप करते हैं तो आपके टारगेट्स इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट हो जाते हैं। यू डोंट इवन हैव टू बॉदर अबाउट कि कितनी लोकेशन थी, चेंज हुआ भी, चेक भी करना है कि नहीं करना, कोई जरूरत ही नहीं है। आपने काम सही ढंग से किया है तो इलेक्ट्रॉनिकली आपका डेटा अपडेट हो जाता है। तो ऐसा नेचर होता है इन वर्कशीट्स का, इसीलिए इन वर्कशीट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक शीट्स कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक शीट के इस पैकेज को इलेक्ट्रॉनिक शीट पैकेज के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बात हो गई आपकी, अगर हम विंडो देखें एक्सेल की तो ये बेसिक चीजें एक्सेल की थी। अब हम बात करते हैं यही चीज अगर हम कैल्सी में देखें, तो कैल्सी में हमारी जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हैं वो क्या है। तो कैल्सी की विंडो हम आपके सामने खोल रहे हैं, देखिए ये आप कैल्सी की विंडो देख रहे हैं, दैट इज लिटरली, और आई कैन से दैट एंटायरली डिफरेंट एज फार एज ऑल द टूल्स एंड टूल बार्स आर कंपेयर्ड। टॉप जो पोर्शन है वो तो बिल्कुल वैसे ही है, जैसे राइटर में आपका डिफरेंट होता है ऐसे यहाँ पर भी डिफरेंट होता है। हाँ, कुछ सिमिलैरिटी भी है, जैसे यहाँ भी शीट दिख रही है और यहाँ पर भी कॉलम के नाम और रो के नंबर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो कॉलम नेम्स होते हैं वो हमारे ए से ही स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो लास्ट कॉलम होता है वो हमारा यहाँ पर होता है AMJ। वहां पर हमारा XFD था, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट कॉलम है AMJ। तो आपको अनुमान लग रहा होगा, इसका मतलब ये वर्कशीट एक्सेल की वर्कशीट से तो छोटी है। वहां पर लास्ट कॉलम XFD, जहाँ A है वहां X तक पहुंच गए, तो सोचिए कितने कॉलम्स होंगे। तो यहाँ कुछ कम है, कुछ का मतलब क्या, काफी कम है। तो कैल्सी में अगर आप कॉलम्स का काउंट देखें तो यहाँ पर जो कॉलम्स होते हैं वो आपके होते हैं, शुरू तो A से होते हैं और जाते हैं AMJ तक, और अगर आप इनका काउंट करें तो ये होते हैं टोटल 1024 कॉलम्स। एक्सेल में एक वर्कशीट के टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इज 16,384, whereas अगर आप कैल्सी में देखें तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज 1024 ओनली। हाँ, इसी तरीके से अगर हम रो की बात करें तो जितनी रो आपको एक्सेल की वर्कशीट में मिलती हैं उतने ही रोज यहाँ पर आपको जो है अपने कैल्सी के वर्कशीट में भी मिलते हैं। 10,48,576 रोज आर हियर ऑल्सो। तो थोड़ा थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस करते जा रहे हैं ताकि हम दोनों चीजों को साथ साथ देख सकें। तो रो तो उतनी ही है जितनी एक्सेल की वर्कशीट में मिलती है, उतनी ही यहाँ मिलती है, लेकिन कॉलम्स जो है वो आपके यहाँ पर कम होते हैं। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक नेचर यहाँ पर भी वैसा ही होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने कुछ वैल्यूज लिखी और हमने यहाँ पर इसको टोटल किया, ठीक है, 10 आ गया, लेकिन अब यहाँ पर इनमें से किसी भी वैल्यू में कोई चेंज करते हैं तो जैसे यहाँ पर चेंज करेंगे तो एंटर करते ही देखिए आपका रिजल्ट यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट हो जाता है। तो शीट्स का नेचर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक ही होता है, इसलिए बेसिक बिहेवियर सेम है, बस नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर एक्सेल से डिफरेंट होते हैं। क्लियर? अब वापस जा रहे हैं एक्सेल की विंडो में। अब पहले हम एक्सेल की विंडो को अगर देखें तो जो है एक्सेल की विंडो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो एक्सेल की विंडो में सबसे पहले वैसी ही टाइटल बार दिखती है जैसे आपने वर्ड में देखी थी, और उस टाइटल बार में आपको यहाँ पर टाइटल दिख रहा है आपकी फाइल का। एक्सेल की फाइल वर्कबुक कहलाती है और डिफॉल्ट नेम बुक 1 होता है। आप जैसे जैसे मतलब आप इसे सेव करना चाहें अपने नाम से या किसी भी नाम से तो वो तो उस नाम से सेव हो ही जाएगी, लेकिन वैसे जो फाइल का नाम होता है डिफॉल्ट वो बुक 1 होता है। और यहाँ पर जो फाइल्स का एक्सटेंशन होता है, एक्सेल की जो फाइल्स होती हैं वो जब आप सेव करते हैं तो एक्सेल की फाइल्स जो हैं वो आपकी सेव होती हैं, मैं दिखा देती हूँ, .xls एक्सटेंशन से। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि एक्सटेंशन क्या होगा फाइल का, .xlsx, ठीक है, जैसे वर्ड की फाइल .docx एक्सटेंशन से सेव होती है। देखिए ये एक्सटेंशन आपको देने नहीं पड़ते हैं,
आप जब विंडो बेस्ड किसी भी एप्लीकेशन में काम करते हैं तो आप एक्सटेंशन देते नहीं है, ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन फाइल्स के साथ अटैच हो जाते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .docx, और एक्सेल की फाइल अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो एक्सटेंशन होगा .xlsx। तो फाइल का नाम book1 है फिलहाल, हम जब अपने किसी नाम से सेव करेंगे तो book1 हट जाएगा और वो नाम आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको टाइटल दिखा रहा है कि आप किस पैकेज में काम कर रहे हैं। राइट हैंड साइड पर वही कंट्रोल बटन्स है जिनके बारे में दोबारा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इधर वही क्विक एक्सेस टूल बार है जैसे राइटर में मिल रही थी या वर्ड पैड में, और यही ऑफिस लोगो है क्योंकि ये 2007 वर्जन है। अगर आप 2007 के बाद का माने 10 या उसके बाद का कोई वर्जन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लोगो नहीं दिखेगा बल्कि फाइल मेन्यू दिखेगा। ऑफिस लोगो पर क्लिक करेंगे तो जो मेन्यू, जो लिस्ट आपको दिखती है वही यहाँ पर फाइल बटन पर क्लिक करने पर दिखाई देती है। तो एक फाइल मेन्यू पर भी फाइल से रिलेटेड टास्क और ऑफिस लोगो पर भी फाइल से रिलेटेड टास्क, जैसे एक न्यू फाइल क्रिएट करना, न्यू वर्कबुक क्रिएट करना, ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, पहले से बनी हुई है उसे खोलना, फाइल को सेव करना, जो वर्कबुक बनी है उसे सेव करना जब तक सेव्ड नहीं है, और अगर उसकी डुप्लीकेसी करनी है तो किसी दूसरे नाम से या किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करना, फाइल की प्रिंटिंग से रिलेटेड ऑप्शन, फाइल की सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑप्शन, फाइल को अगर यहीं से मेल पर भेजना है उससे रिलेटेड ऑप्शन, फाइल को अगर आपको पब्लिश करना है तो पब्लिशिंग से रिलेटेड ऑप्शन जो कि आप ऑनलाइन सर्विसेज को यूज करके ले सकते हैं, और फाइल को क्लोज करना, करेंट फाइल को क्लोज करने के लिए आपको ऑप्शंस मिलते हैं। फाइल मेन्यू अगर आप देखते हैं, होम से पहले फाइल मेन्यू दिख रहा होता है तो वहां भी यही सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होते हैं। लास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ भी आपको एक्सेल ऑप्शंस दिख रहा है और एग्जिट करने का कमांड है, वैसे ही वहां पर भी आपको ऑप्शंस दिखते हैं। एक्सेल ऑप्शन शायद नहीं लिखा रहता, ऑप्शंस लिखा होता है, और एग्जिट एक्सेल की कमांड वहां भी होती है। साथ ही साथ रिसेंटली ओपन्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी यहाँ पर दिख रही होती है, मतलब रिसेंटली किन किन फाइल्स पे काम किया गया है उनके नाम यहाँ पर आपको दिख रहे होते हैं। दिस इज हाउ ये दिस विंडो लुक्स लाइक। उसके बाद में आपको टैब दिख रहे हैं जैसे राइटर वर्ड में दिख रहे थे, होम टैब, इंसर्ट टैब। तो देखिए टैब्स तो वैसे ही है जैसे आपको वर्ड में मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है, मतलब पोजीशन टैब्स की वही है, और होम टैब तो इनफैक्ट ऑलमोस्ट सेम है, काफी कुछ चीजें सेम भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी दो डिफरेंट एप्लीकेशंस के सेम टैब, जो टैब के नाम सेम भले ही हो लेकिन उनके ऑप्शन सेम नहीं है, काफी चीजें डिफरेंट होती हैं, काफी सिमिलैरिटीज भी होती हैं। पर यहाँ पर जैसा सॉफ्टवेयर वैसी ही फैसिलिटीज। तो होम टैब में अपनी फैसिलिटीज है, इंसर्ट है, ये है। अब फॉर्मूला टैब वहां होता ही नहीं है, यहाँ होता है। डेटा टैब वहां होता ही नहीं है, राइट वर्ड में यहाँ होता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, ये डिफरेंट फैसिलिटीज दे रहा है, तो डिफरेंट टैब्स आर अवेलेबल। बट हाँ, नेचर बिहेवियर टैब्स का वही है, आपको पता ही है कि जिस टैब पर क्लिक करते हैं उसकी कमांड्स इस रिबन में आपके सामने ओपन होती हैं। दिस एंटायर रीजन इज नोन एज रिबन, एंड एवरी रिबन इज बाइफर्केटेड इन डिफरेंट सेक्शंस। हर रिबन को डिवाइड किया गया है कुछ सेक्शंस में, एंड ईच सेक्शन इज नोन एज ग्रुप। हर सेक्शन को ग्रुप कहते हैं। जैसे होम टैब में ये पूरा होम टैब का रिबन है, लेकिन इसके ये डिफरेंट सेक्शन है, देखिए एक दिख रहा है यहाँ, एक ये दिख रहा है। इन सेक्शंस को क्या बोलते हैं? ग्रुप। और हर ग्रुप का अपना एक नाम है। जैसे होम टैब के इस रिबन में इस ग्रुप का नाम क्या है? क्लिपबोर्ड। ये फॉन्ट ग्रुप है, ये अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप है। तो डिफरेंट आपके टैब्स, डिफरेंट ग्रुप्स एंड हैविंग डिफरेंट नेम्स। ये देखिए हर टैब में सिमिलर नंबर ऑफ ग्रुप होगा ऐसा कुछ भी नहीं है, डिपेंड करता है आप कौन सा टैब यूज कर रहे हैं, उसमें कितने ग्रुप्स बने हैं, उस बात पर ही ये चीज डिपेंड करती है। साथ ही साथ आप ये भी देखते हैं कि हर ग्रुप के बॉटम राइट कॉर्नर पर यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जो कि लगभग सभी ग्रुप में होता है पर सब में नहीं होता है। जैसे देखिए इन ग्रुप्स में ये बटन नहीं है, तो इस ग्रुप को क्या, इस बटन को क्या कहते हैं? दिस बटन इज नोन एज ग्रुप लॉन्चर बटन। ग्रुप लॉन्चर बटन कहते हैं। चाहे आप वर्ड में देख रहे हो, चाहे पावर पॉइंट में देख रहे हो, कहीं भी जहां जहां आपको टैब दिख रहा है, रिबन दिख रहा है, तो वहां ग्रुप भी दिखेगा और कुछ ग्रुप्स में आपको ग्रुप लॉन्चर बटन्स भी मिलेंगे। ग्रुप लॉन्चर बटन का काम होता है उस ग्रुप को एक इंडिविजुअल विंडो की तरह लॉन्च करना। वैसे तो देखिए ग्रुप के अंदर आपको सारी कमांड्स ऑन स्क्रीन ही अवेलेबल होती हैं, लेकिन ये जो कमांड हमें मिल रही है ये कॉमनली यूज कमांड्स है। कॉमनली यूज कमांड्स का मतलब जो सबकी जरूरत में हो और बिल्कुल फ्रीक्वेंटली नीडेड है। आप कुछ भी लिखते हैं, फॉन्ट का नाम, कलर, साइज, ये सब चेंज करना वेंज करना सबकी जरूरत होती है। अलाइनमेंट चेंज करना है ना, डायरेक्शन चेंज करना, तो ये सबकी जरूरत में है। तो इसीलिए ये सारी कमांड्स यहाँ पर ही मिलती हैं।
लेकिन कुछ कमांड्स ऐसी भी होती हैं जो सबकी नीड में नहीं होती है, लेकिन कभी कभी यूनिकली किसी को चाहिए होती हैं। तो ऐसी कमांड आपको कहाँ मिलेंगी? जब आप उस ग्रुप को एक विंडो की तरह लॉन्च कर देंगे, तो उसमें क्या है, वो कमांड्स भी मिलेंगी जो यहाँ मिल रही हैं, और वो भी मिलेंगी जो यहाँ नहीं मिल रही हैं। ग्रुप लॉन्च करने के लिए आपको ग्रुप लॉन्चर बटन पे पॉइंटर रखना है अपना माउस का, और लेफ्ट बटन प्रेस करते ही देखिए आपका ग्रुप लॉन्च हो जाता है और आपको वहां पे कमांड्स मिलने लगती हैं। तो कुछ ऐसी भी हैं जो वहां थी, और कुछ ऐसी भी हैं जो वहां नहीं थी मगर यहाँ हैं। कौन सी हैं, क्या है, वो हम सीखेंगे। अब यहाँ पर अगर आप वर्ड की विंडो से इसे कंपेयर करें, तो वर्ड में इसके बाद सीधे रूलर बार आ जाती थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और उसके बाद पेज दिखता था। लेकिन यहाँ रूलर बार नहीं आ रही है, बल्कि यहाँ पर एक ऐसी बार आ रही है जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक ये लेफ्ट वाला सेक्शन है जो थोड़ा नैरो है, और ये राइट वाला सेक्शन है जो बहुत ही वाइड है। ये जो बार होती है जस्ट बिलो दिस रिबन, इसमें जो लेफ्ट पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स, या फिर हम इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम एड्रेस बॉक्स भी कहते हैं, ये वाला हिस्सा। और ये देखिए पॉइंटर यहाँ रखेंगे तो वो दिखा भी रहा है, क्या लिख के आ गया? नेम बॉक्स। तो इस हिस्से को हम नेम बॉक्स कहते हैं। और राइट वाला जो पोर्शन होता है, थोड़ा ब्रॉड आपको दिख रहा है राइट हैंड वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम कहते हैं यहाँ पर फॉर्मूला बार। ये देखिए, और नेम बॉक्स या एड्रेस बॉक्स और फॉर्मूला बार के बीच में भी एक छोटा सा आपको एरिया दिख रहा है ग्रे कलर का, जहां पर आपको ये F(x) का बटन मिल रहा है, F(x) लिखा हुआ है, और F(x) बटन का नाम है इंसर्ट फंक्शन। ये देखिए, जैसे हम पॉइंटर यहाँ ले जाएंगे, ये बता रहा है आपको इंसर्ट फंक्शन, मतलब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू कैलकुलेशन। क्या करता है इंसर्ट फंक्शन, वो आपको आगे बताएंगे। इंसर्ट फंक्शन के बटन के साथ ही साथ आपको यहाँ पर बहुत बार एक टिक का बटन भी दिखेगा और एक क्रॉस का बटन भी दिखेगा। और वो कब दिखता है? जैसे ही हम एक्सेल में किसी भी सेल में कुछ लिखना शुरू करते हैं। देखिए अभी यहाँ कोई बटन नहीं दिख रहा, बट एज सुन एज आई विल स्टार्ट टाइपिंग, तो देखिए आपको टिक और क्रॉस के बटन दिखने लगते हैं। हालांकि तो देखा जाए तो सीधा सीधा इनका रिलेशन कैलकुलेशन से ही है, बट फिर भी टिक का जो बटन है इसका नाम होता है एंटर, और क्रॉस को हम कहते हैं कैंसिल। एंटर इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द कमांड और टू कंप्लीट द डेटा टाइपिंग इन एक्सेल, और क्रॉस इज यूज्ड टू अबॉर्ट और कैंसिल द एक्शन। जैसे अगर आप यहाँ एक्सेल में कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, हमने लिखा, मान लीजिए हम यहाँ लिखना जा रहे थे नाइटेक, पर लिखने के बाद अगर हमें ये नहीं चाहिए, सपोज लिखा लेकिन लिखने में हटाइए हटाइए नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए उसका मतलब अगर कर्सर वहीं ब्लिंक कर रहा है, आप सेल में ही अभी हैं तो बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं, तब जाकर के आप इसे रिमूव कर सकते हैं। और मान लीजिए आप लिख रहे थे और लिखने के बाद मतलब बैक स्पेस नहीं रिमूव करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? तो फिर आप एक बार एंटर करके कहीं और आएंगे और फिर इस सेल को सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचें कि हमने लिख रहे हैं और अब हम डिलीट की दबा दें, तो हम कंटिन्यूअसली कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर रहे हैं, लेकिन देखिए हमारा डेटा रिमूव नहीं हो रहा, क्योंकि एक्सेल में उस तरह से काम नहीं होता। जब टेबल में काम करते हैं तो काम करने का अपना एक मैनर है। तो while you are typing and you realized or somebody told you not to type that data, वो नहीं टाइप करना है, हटा दीजिए पूरा का पूरा डेटा, तो उसके लिए आपके पास मैनुअल एफर्ट्स हैं कि आप बैक स्पेस प्रेस करते हैं। अब जितने लेटर हैं उतनी बार आपको बैक स्पेस प्रेस करना पड़ेगा। अभी तो आपको ये 5 ही लेटर्स हैं, तो 5 बार बैक स्पेस प्रेस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने एक पूरा नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन लिख लिया होता और फिर आपसे कहा जाता कि हटाइए, तो उतनी बार बैक स्पेस रिमूव कर रहे होते। तो बैक स्पेस टाइम टेकिंग टास्क है। हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका कि एंटर प्रेस करके पहले सेल से बाहर आते हैं और फिर सेल को सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस कर देते हैं। तो आपने चाहे 5 लेटर्स लिखे हो या 50 लेटर्स लिखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा आपका डिलीट हो जाता है। पर अगर आप लिख ही रहे थे, सॉरी, अगर आप टाइप कर ही रहे थे और टाइप करते करते आपसे कहा गया कि हटाइए, ये आपने कहा हम इतना लिख रहे थे, फिर कह दिया नहीं नहीं हटाइए, रहने दीजिए, तो आप ना तो बैक स्पेस प्रेस कीजिए, ना आप एंटर करके वापस सेल पे आके डिलीट करिए। यहीं से आप क्रॉस बटन पर क्लिक कर सकते हैं कैंसिल कमांड पर। जैसे ही आप कैंसिल करेंगे तो देखिए जो वर्ड अभी आप टाइप कर रहे थे
वो आपका रिमूव हो गया। देखिए हम फिर से दिखा रहे हैं यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पे लिख रहे थे नाइटेक और लिखने के बाद नहीं चाहिए तो यहीं से क्रॉस कर दीजिए, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, बजाय इसके कि आप जो है वहां पर ये काम कर रहे हैं। तो एंटर बटन भी जो है वैसे तो आपका यूज करते हैं कि आप कुछ लिख रहे थे तो लिखने के बाद एक्सेल में एक सेल में डेटा आप टाइप कर लेंगे एंड वंस यू आर डन विद टाइपिंग तो आपको एंटर करके बाहर आना ही है। जब तक आप एंटर नहीं करेंगे आप बहुत सारे ऑप्शंस यूज ही नहीं कर पाएंगे, यू वोंट बी एबल टू यूज ऑलमोस्ट ऑल ऑप्शंस ऑफ एक्सेल। क्यों? क्योंकि जब तक आप टाइपिंग कर रहे हैं ये मान के चल रहा है अभी तो डेटा फीड हो रहा है, टास्क तो बाद में परफॉर्म होंगे। कब? जब इस सेल को दोबारा सिलेक्ट किया जाएगा। और अगर अभी आप देखें तो देखिए हम एक्सेल में अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो यहाँ देखिए सारे ऑप्शन डिसेबल्ड हैं, मतलब आप बहुत कुछ कर ही नहीं सकते। और ऐसे ही और भी कहीं देखिए ये सब पूरे ऑप्शन डिसेबल्ड हैं। तो ये जब डिसेबल्ड है मतलब ये ऑप्शन काम ही नहीं करेंगे। ये देखिए पूरे टैब्स डिसेबल हो रहे हैं। तो क्यों यहाँ पर डिसेबल्ड है? क्योंकि आप अभी तक कर्सर के अंदर हैं, योर कर्सर इज स्टिल ब्लिंकिंग इन द सेल, दैट मीन्स यू आर स्टिल टाइपिंग और यू आर इन द प्रोसेस ऑफ टाइपिंग योर डेटा। सो एक्सेल कंसिडर करता है कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो सिर्फ टाइपिंग ही करेंगे, कोई काम नहीं कर सकते। हाँ, टाइपिंग खत्म हो जाए तो इस सेल को दोबारा सिलेक्ट करके तब आप कुछ भी नया टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि कुछ नहीं तो हमें मान लीजिए कोई फॉर्मेट ही चेंज करना है, तो फॉर्मेट भी आप नहीं चेंज कर सकते जब तक कि आप इस सेल को दोबारा एंटर करके सिलेक्ट ना करें। तो आपको एंटर की प्रेस करनी पड़ती है कीबोर्ड से, और अगर आप एंटर की नहीं प्रेस करना चाहते हैं तो यहीं से टिक ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करते ही अब आप जो है देखिए अब सारे ऑप्शन आपके हाईलाइट हो गए, है ना। तो अब आप कोई भी कमांड यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो एंटर करना आपको हमेशा है, जब जब आप डेटा लिखेंगे और आप काम पूरा करेंगे, चाहे आपके 2 लेटर्स लिखने हो, चाहे आपको 2 वर्ड्स लिखने हो, या आपको जो भी लिखना है, काम करने के बाद एंटर की प्रेस करके ही आप बाकी के ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। तो उसी एंटर के लिए वहां पे टिक मिलता है। हम लोग यूज नहीं करते टिक, हम लोग क्या करते हैं कि कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर देते हैं। तो ये हो गई बात यहाँ पर कि नेम बॉक्स कहलाता है और फॉर्मूला बार कहलाता है। अब यही चीज अगर एक बार हम कैल्सी में भी चेक कर लें कि क्या कैल्सी में भी मिलता है, तो आप देखिए यहाँ पर आपको टाइटल बार मिल रहा है। अच्छा यार, टाइटल बार में आपको देखिए बता रहा है कि आप लिब्रे ऑफिस कैल्सी यूज कर रहे हैं, और अभी फाइल का नाम क्या है? अनटाइटल्ड है, अनटाइटल्ड 1 है। अगर आप कोई नाम इस फाइल को देंगे तो वो नाम यहाँ दिखेगा। और यहाँ भी अगर आप फाइल को सेव करते हैं तो एक्सेल की कैल्सी की जो फाइल्स हमारी सेव होती हैं वो .ods एक्सटेंशन से सेव होती हैं। जैसे राइटर की फाइल्स .odt एक्सटेंशन से सेव होती हैं, ऐसे ही एक्सेल की फाइल्स ods एक्सटेंशन से सेव होती हैं। एक्सटेंशन यहाँ भी आपको देना नहीं पड़ता, यहाँ भी आप फाइल का नाम देते हैं और फाइल का एक्सटेंशन उसके साथ ऑटोमेटिकली एसोसिएट हो जाता है। फिर यहाँ पर आपको देखिए एक एप्लीकेशन आइकन दिख रहा है और इधर कंट्रोल बटन दिख रहे हैं। एप्लीकेशन आइकन पर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो वही कंट्रोल बटन का मेन्यू मिल जाएगा, और यहीं से अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप क्विट कर जाते हैं। क्या पूछ रहा है? देखिए कि सेव, अगर हमने कुछ काम किया तो पूछ रहा है सेव करें। अगर हम कह देंगे सेव तो फाइल का नाम पूछेगा, नाम दे करके क्विट कर जाएंगे। अगर हम कहते हैं डोंट सेव तो देखिए यहीं से हमारा राइटर की कैल्सी की विंडो जो है क्लोज हो गई। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन आइकन का यूज करके ये काम कर सकते हैं। तो और यही चीज वर्ड इसमें एक्सेल में भी है, यहाँ पर है सिंगल क्लिक करते हैं तो फाइल मेन्यू खुलता है, लेकिन अगर डबल क्लिक कर देंगे तो देखिए ये भी पूछेगा डू यू वांट टू सेव, क्योंकि काम कर रखा है। अगर यस करेंगे तो फाइल को एक नाम देंगे तब एग्जिट करेंगे, और नो करेंगे तो बिना कोई काम किए बिना फाइल को सेव किए हम क्विट कर जाते हैं। तो ये चीज आपने पहले भी देखी हुई है, ये आपको राइट वर्ड में भी सर ने बताया होगा कि इस तरह से आपके जो है काम होते हैं। तो अब कैल्सी की अगर हम बात करें, कैल्सी को हम जैसे कंपेयर कर रहे थे राइट एक्सेल के साथ में, तो उस समय पे यहाँ अगर हम देखें अब तो यहाँ भी आप कैल्सी की विंडो अगर देखते हैं तो मेन्यू बार मिलता है, जैसे कि आपको राइटर में मिलता था, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू। जिस तरह का मेन्यू उस तरह के ऑप्शंस। जैसे फाइल मेन्यू तो फाइल से रिलेटेड ऑप्शन, एडिट मेन्यू तो एडिटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस। अब यहाँ पे ऑप्शंस डिफरेंट है, हालांकि लगभग वही मेन्यूज मिल रहे हैं जो आपको राइटर में मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर कमांड्स डिफरेंट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये पैकेज डिफरेंट है। उसके बाद में आपको यहाँ पे टूल बार्स मिलती है। ये पहले एक बार दिख रही है जिसे हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार एक ऐसी बार जिसमें फाइल मेन्यू से रिलेटेड, एडिट मेन्यू से रिलेटेड और आपके बहुत सारे इंसर्ट मेन्यू से और ये जो डाटा मेन्यू है इनसे रिलेटेड ऑप्शंस दिखते हैं। दूसरी बार है आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार, जो कि डेटा को फॉर्मेट करने में आपकी हेल्प करती है। चाहे आप फॉन्ट का नाम चेंज करना चाहते हो
सॉरी साइज चेंज करना चाहते हो या फिर आप फॉन्ट को फॉर्मेट करना चाहते हो। पर हाँ, उस मेन्यू बार के जस्ट नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको फिर एक बार मिल रही है जो कि 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। लेफ्ट सेक्शन वही, यहाँ पर भी ये नेम बॉक्स या एड्रेस बॉक्स कहलाता है, और राइट हैंड वाला सेक्शन आपका फॉर्मूला बार, या फिर यहाँ पर हम इसको इनपुट लाइन के नाम से भी जानते हैं। इनपुट लाइन का अपना एक काम है, इसे भी फॉर्मूला बार भी आप कह सकते हैं। और यहाँ भी देखिए आपको ये फॉर्मूला से रिलेटेड कमांड मिलती है। इवन आपको यहाँ पर फंक्शन को सिलेक्ट करने की कमांड में मिलती है और इंसर्ट फंक्शन की कमांड में मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूला बटन की। फॉर्मूला बटन पे यदि आप क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आप ये मान के चलता है, इस पर क्लिक किया तो ये समझ जाएगा कि करेंटली जिस सेल में आप हैं वहां कोई फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। ये देखिए अपने आप वहां पर इज इक्वल टू बन के आ गया। अब आप टाइप करिए फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला टाइप करना है, तो आप यहाँ से अपना जो भी बनाना चाहते हैं काम, वो करना चाहते हैं, कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि अभी हमें तो फॉर्मूला बनाना नहीं आता तो फिलहाल हम छोड़ दे रहे हैं इसको। इसी तरीके से फिर इंसर्ट फंक्शन की सिलेक्ट फंक्शन की कमांड होती है कि आपको कोई फंक्शन जो पहले से बना बनाया है उसे यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जहां भी आपको फंक्शन अप्लाई करना है वो सेल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ डिफॉल्ट फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस यहाँ भी दिखेंगे। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि हम फंक्शन यूज करना चाह रहे हैं मैक्सिमम, लेकिन हमें याद ध्यान नहीं कि मैक्सिमम के लिए फंक्शन कौन सा है, तो मैक्स फंक्शन मिलता है। तो बेसिक फंक्शंस कुछ यहाँ पर 5 फंक्शंस की लिस्ट मिलती है जो बहुत ही कॉमन फंक्शंस है, कॉमन कैलकुलेशंस है, तो वो तो आपको यहीं पर लिस्ट में मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप ऐसा कोई फंक्शन यूज करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं जो यहाँ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए इंसर्ट फंक्शन कमांड पे जाएंगे और फिर इंसर्ट फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए पूरा विजार्ड खुलेगा और आपसे पूरा हर स्टेप पे क्वेश्चन पूछा जाएगा और फाइनली सारी स्टेप्स जब आप फिनिश कर लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे, आप अपने सेल में जहां पर आप हैं वहां फंक्शन इंसर्ट करा लेंगे। तो खैर अभी फंक्शन कैसे इंसर्ट करना है उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे। अब बात करते हैं हम नेम बॉक्स की या एड्रेस बॉक्स की। ये जो हमारा नेम बॉक्स है इसका क्या क्या काम है, और ये चीज देखिए दोनों में सेम है, मतलब आपको राइटर में भी कैल्सी और आपका एक्सेल दोनों में सेम है। तो हम यहीं पे बता देते हैं आपको कि नेम बॉक्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। नेम बॉक्स हमने कह दिया, ठीक है। अब पहले हम लिख रहे हैं फिर हम आपको बताएंगे। नेम बॉक्स डिस्प्लेज एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल। लिख रहे हैं ये सारे काम होते हैं नेम बॉक्स के। इनफैक्ट एक काम और होता है, ये सारे काम जो है नेम बॉक्स के, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पता होना चाहिए आपको। पहली बात तो ये है कि नेम बॉक्स हम कहते हैं, तो इसको हम नेम बॉक्स क्यों कहते हैं या एड्रेस बॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है एक्टिव सेल का एड्रेस डिस्प्ले करता है। एक्सेल में जब आप काम कर रहे हो या किसी भी वर्कशीट में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको एक बार में एक सेल में एक्टिव रहना होता है, एक बार में आप एक सेल में काम कर रहे होते हैं, और यहाँ पर आपको हर बार ये पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि जिस सेल में आप काम कर रहे हैं उस सेल का नाम, उस सेल का रेफरेंस
या उस सेल का एड्रेस आपको पता होना चाहिए। एक्सेल के अंदर किसी भी सेल का एड्रेस दो चीजों को मिला के बनता है। कौन सी दो चीजें होती हैं आपकी? एक होता है जो सेल रेफरेंस बनता है, या हम कह सकते हैं कि जो सेल एड्रेस हम बनाते हैं या जो हमें एक्सेल देता है, ये दो चीजों को मिला के बनता है। कौन सी दो चीजें होती हैं? कॉलम नेम प्लस, मतलब प्लस नहीं, एंड रो नंबर। जैसे अभी अगर आपसे कह दें कि मान लीजिए हम इस सेल में हैं, तो इस सेल का एड्रेस क्या है ये हम कैसे बताएंगे? हम हैं H, देखिए कॉलम नंबर क्या है H और रो नंबर क्या है 4, तो इस सेल का एड्रेस क्या हो गया? H4। अभी इस सेल का एड्रेस क्या हो गया? G10। इस सेल का एड्रेस क्या हो गया? बताइए, कोई भी बताइए। L13 वेरी गुड, सबको समझ में आ गया? क्योंकि आपने क्या किया कि जब भी हम सेल सिलेक्ट करते हैं तो आप कॉलम नेम और रो नंबर फट से देख लेते हैं और बता देते हैं। और ध्यान रखिएगा कि स्प्रेडशीट में चाहे आपका राइटर हो या सॉरी आपका ये कैल्सी हो या वो एक्सेल हो, दोनों में जो रेफरेंस होता है सेल का एड्रेस, जो कॉलम नेम को ही, तो ये CR रेफरेंस कहलाता है। पहले कॉलम का नाम ही आएगा, ऐसा नहीं कह सकते कि 11K, वो गलत हो जाएगा। K11 इज राइट, है ना? तो हमेशा कॉलम नेम, तो इसीलिए बोलते हैं कि इसमें जो एड्रेस होता है वो किस रेफरेंस पे बेस्ड होता है? CR रेफरेंस। CR रेफरेंस का मतलब ये कॉलम रो रेफरेंस, पहले कॉलम का नाम और फिर रो का नंबर। लेकिन अब जब जब हम किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो आपको दोनों तरफ देखना पड़ता है। O11, फिर आए I17, अब आए G22। पर अगर किसी भी एक्टिव सेल का एड्रेस आपको चाहिए तो आपको इतनी मेहनत करनी ही नहीं है, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो नेम बॉक्स ऑटोमेटिकली आपको उस सेल का एड्रेस दिखाता है। जैसे देखिए अभी सिलेक्ट किया H7, K4, G13, E5, J18, E19, मेहनत ही नहीं करनी, वो दोनों तरफ देखने की जरूरत नहीं कि कौन सा कॉलम है कौन सा रो नंबर है। तो पहला काम नेम बॉक्स का यही होता है कि जिस भी सेल को आप सिलेक्ट करते हैं ये आपको उसी सेल का एड्रेस इमीडिएटली यहाँ पर दिखा देता है। तो इतना इजीली आप सेल के एड्रेस को रेफर करते हैं। तो सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आखिर हम एड्रेस लेंगे क्यों? तो अभी तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी एड्रेस की बहुत ज्यादा, लेकिन जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे, आप चाहे बच्चों के टोटल मार्क्स निकाल रहे हो, परसेंटेज निकाल रहे हो, सैलरी बना रहे हो, बैंक स्टेटमेंट बना रहे हो, प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट बना रहे हो, कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हो, आपको तब सेल के एड्रेस की बहुत जरूरत पड़ती है। और अगर आपको सेल का एड्रेस सही तरीके से निकालना आता है तो ठीक है, लेकिन आपको निकालने के लिए कोई ज्यादा मेहनत करने की इसलिए जरूरत नहीं, क्योंकि आपको एड्रेस बॉक्स में सेल का एड्रेस दिख रहा होता है। तो बस आप सेल वो सिलेक्ट करें और वो आपको वैसे ही बता देगा कि अभी आप कौन से सेल में हैं। तो इसीलिए नेम बॉक्स का पहला काम ही ये आपको बताया गया कि भाई ये क्या करता है? डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल का एड्रेस ये डिस्प्ले करता है। दूसरा है हेल्प्स टू रीच टू अ गिवन एड्रेस इमीडिएटली। मतलब आपको किसी सेल में जाना है, हो सकता है आपने इस शीट में अपना एक टेबल बनाया हो जो कि कहीं बहुत दूर, अब इतनी बड़ी टेबल मिल रही है तो डेटा भी काफी जगह पर होता है, पर आपको ये तो पता है कि वो डेटा हमने बनाया, मान लीजिए आपने कहा एक टेबल हमने बनाई थी, हम अज्यूम कर ले रहे हैं, बनाई नहीं है फिलहाल, लेकिन हमने कहा एक टेबल हमने बनाई है और हमें पता है कि हमारी टेबल शुरू हुई है सपोज D10001 से, यानी कॉलम D एंड रो 10,001। अगर आपको D10001 पे अब जाना है तो जाने के लिए या तो आप एरो की, डाउन एरो की का यूज कर सकते हैं क्योंकि आप डायरेक्शन वाइज मूव करते हैं, या माउस से आप स्क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं D10001 तक जाने में आपको कितनी मेहनत लगेगी। आप ध्यान दीजिए रो नंबर कैसे बढ़ रहे हैं, और ये तो अब हमें स्क्रॉल कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम थोड़ा और D10001 पे जाने में 700 तक पहुंच गए, 800 पूरे हो गए, 1000 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6, और ये तो हम टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं। आपको तो इतना भी टाइम, इससे भी ज्यादा टाइम समय लगने वाला है, ये तो अभी हम जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, फिलहाल D10001 पर पहुंचने के लिए, अब क्योंकि रो नंबर किनारे हम देख रहे हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, इसीलिए अब हम पीछे जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और किसी एक सेल पे जाने में अब आप देखिए कि कितनी मेहनत आपको लग रही है। 10,001 पर जाना है, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तब जाकर के कहीं हम 1 पर पहुंचेंगे। तो फाइनली
जब हम 10,001 पर आएंगे ये 10,001 है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और मतलब माउस का बटन छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि आप D10,001 पर या आ गए, ये इस जगह पर आ गए। तो किसी एक सेल पे पहुंचने में बहुत समय लगता है, जबकि ये तो लाखों रो वाली शीट है, अगर किसी लाख पे जाना होगा तो और मेहनत करनी है। लेकिन अगर आपको किसी सेल का एड्रेस मालूम है, आपको पता है कि कौन सी सेल पे जाना है, तो नेम बॉक्स की हेल्प लेकर के ये काम कर सकते हैं, भले ही आपको 1000 या 101 पे ही क्यों ना जाना हो। कैसे? नेम बॉक्स पे क्लिक करिए और जिस सेल में जाना है उसका पूरा एड्रेस टाइप करिए, कोई स्पेस नहीं देना होता है, D10,001। और जैसे ही आप एंटर करेंगे नाम लिख करके सेल का, एंटर करते ही देखिए इसने आपको बस एक बार में वहां पहुंचा दिया। किसी भी सेल पे जाना है, अभी आपको A1 पे जाना है, A1, तो इस तरह से इतनी आसानी से किसी भी सेल पर आप अप्रोच अपनी बना सकते हैं। तो क्योंकि नेम बॉक्स की मदद से ही आप ये काम कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया कि नेम बॉक्स जो है आपके, वो किस चीज में मदद करते हैं आपको, वो मदद करते हैं किसी भी एक सेल पर इजीली पहुंचने में। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और आप नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस टाइप करके इमीडिएटली उस सेल पर पहुंचते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको सेल का एड्रेस पता हो। अगर एड्रेस नहीं पता तो प्रॉब्लम है। तो जाहिर सी बात है, आप कहेंगे मैम हमें कैसे एड्रेस याद होगा, मतलब क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि अगर हम रोज एक्सेल में ही काम कर रहे हैं तो हर जगह का हम एड्रेस याद रखें कि जनवरी की सैलरी की टेबल कहाँ बनी थी एम्प्लॉइज की, या उनका सेल्स का डेटा कहाँ बना था? बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकली ये बिल्कुल किसी के लिए पॉसिबल नहीं है जो कि एक्सेल में वर्क कर रहा है, क्योंकि ना तो एक शीट होती है, ना कोई एक लोकेशन होती है, और ना ही कोई एक फाइल होती है। दसियों फाइलों में 85 शीट्स हैं और शीट्स में हजारों लोकेशन है जहां पर काम हो रहा है। और बहुत बार आपको जो है जरूरत पड़ती है इधर से उधर अपना डेटा जाने की और ये मूव करने की। तो अगर आपको यहाँ पर जो है ऐसा करना है तो उसके लिए आपको ये रटना नहीं पड़ता। मतलब आप सोचेंगे कि फिर से एक डायरी मेंटेन कर लेंगे कि कौन सा डेटा किस जगह पे बना है, और बस जब वहां जाना होगा तो डायरी खोल लेंगे और लोकेशन देख के नेम बॉक्स में वो टाइप कर देंगे। तो आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी कोई रेंज होती है या कोई सेल होती है जहां पर आप बार बार जाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में जो है आप क्या कर सकते हैं कि आपको उस सेल का एक नाम भी आप दे सकते हैं। एक रेंज हो या दसियों रेंज हो, जितनी भी रेंजेस हैं, रेंजेस को आप नेम भी दे सकते हैं, और वो भी नेम बॉक्स से ही देते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि एक यहाँ पर हमने ये डेटा बनाया है, सपोज यहाँ पर हमने 2-3 लोगों के नाम लिख दिए, और यहाँ मान लीजिए इनकी बेसिक सैलरी लिख दी। अब इन्हीं लोगों का हमने नाम लिया, इसको हम कॉपी कर रहे हैं, और इसी शीट में, और कहीं भी नहीं गए, मगर इसी शीट में कहीं हम थे और यहाँ पर हमने उनकी सिटी, किस सिटी में उनकी पोस्टिंग हुई, ऐसे एक लिस्ट बना दी। जरूरत थी, काम था, तो हमने ऐसे कर दिया। एक कहीं पर हम बेसिक सैलरी डाला है, एक कहीं पर हमें चाहिए उनकी सिटी का डेटा हमने डाला, तो यहाँ पे सिटी के नाम लिख दिए। और अब हम हैं किसी दूसरी शीट में, तो अब अगर आपसे कह दिया जाए कि जरा हमें सैलरी वाला डेटा दिखाइए, तो आप शीट्स में ढूंढेंगे, एक से दूसरी शीट में जाएंगे, अच्छा सैलरी का तो ये मिल गया। अब आपसे कहा गया कि जरा वो सिटी वाला डेटा दिखाइए, तो अब आपको नहीं पता कि वो डेटा कहाँ है, आप रट के थोड़ी बैठे कि कौन सी लोकेशन पे, तो आप ढूंढ रहे होंगे कहाँ गया, ऐसे बहुत बहुत टाइम लगाएंगे और ढूंढेंगे। और ये तो तब है जब आपको ये पता है कि कम से कम इस शीट में है, तो ये कंफर्म है आपकी है तो इसी शीट में, कहाँ है ये नहीं पता पर है इसी में। पर कई बार ऐसा होता है कि ये थोड़ी ना याद रहता है हर किसी को कि कौन सी शीट में कौन सा डेटा हमने फीड किया है, तो ये भी कंफ्यूजन है। खैर फिलहाल अभी आपको जब ये काम करना है तो इसके लिए कुछ मेहनत हम कर रहे हैं, अभी वो आपको नहीं बता रहे कि हम क्या मेहनत कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये चीज हम आगे आपको बताएंगे। तो जब भी ऐसा करना होगा तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से अपना डेटा को हम ढूंढ के लाए, और ढूंढ के लाने के बाद हमने क्या किया कि अब जो है बताया कि भाई देखिए ये है सिटी वाला डेटा। तो आपने कहा कि एक बार ढूंढने में इतना समय लगा, और अगर ऐसे बहुत से डेटा और वहां पर जाना है और ढूंढने में टाइम देना है,
तो टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं। कभी भी अगर आप कुछ डेटा फीड कर रहे हैं जो कि डिफरेंट रेंजेस पर है और आपको बार बार एक रेंज से दूसरी रेंज पर स्विच करना होता है, कभी सिटी में जाओ, अब आपने बॉस ने कह दिया जरा सैलरी वाला दिखाइएगा, अच्छा जरा सिटी वाला दिखाइएगा, अच्छा जरा सेल वाला दिखाइएगा। अब डेटा तीनों अलग अलग फीडेड है, हमें तो पता भी नहीं कौन सी शीट में कौन सी लोकेशन पर है, पर हमें उन पर अपनी अप्रोच बनानी है। तो अब ये काम इतना समय गंवा के नहीं किया जा सकता, इतना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। क्यों? अगर अकेले भी कर रहे हैं तो मोनोटोनस है, बोरिंग है, और अगर कोई बॉस साथ में बैठा और कह रहा है जरा सिटी पे जाना और हम घंटों लगा रहे हैं पहुंचने में, तो नेचुरली वो इरिटेट होंगे और हमारा इम्पैक्ट खराब होगा। तो हम ये चाहते हैं कि हम डेटा पर आसानी से पहुंचे, इतनी जल्दी कि हम बस एक विंक करें आंख से, एक बार पलक झपकें और पहुंच जाए। तो उसके लिए इन रेंजेस को हम नेम दे देते हैं। क्या करते हैं रेंजेस को नेम देने के लिए? पहले वो रेंज सिलेक्ट करते हैं जिसको नाम देना है, एक्स्ट्रा रो कॉलम कुछ नहीं लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नेम बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद आप उस रेंज को नाम दे दीजिए। जैसे हमने नाम दे दिया, ये हमारा सिटी का डेटा है तो हमने कह दिया सिटी, और एंटर कर दीजिए। इसके बाद अब आपको कौन सा डेटा चाहिए? आपको चाहिए वो वाला सैलरी वाला डेटा। सैलरी वाला डेटा कहाँ बना है? सैलरी वाला डेटा जो है ये बना हुआ है, तो इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे सैलरी। अब आप किसी भी शीट में हो, मतलब उनमें से किसी एक शीट में है भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कुछ बॉदर नहीं करना आपका डेटा कौन से शीट में है, आपको कुछ बॉदर नहीं करना कि डेटा शीट की किस लोकेशन पर है, बस इस फाइल में है ये पता होना चाहिए। और ये भी पता करने के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अगर आपसे कह दिया जाए कि जरा सिटी वाले डेटा में जाइए, तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ नेम बॉक्स के इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही देखिए नेम्ड रेंजेस दिखने लगी। जो नेम दिए थे रेंजेस के वो नाम यहाँ दिख रहे हैं, ऐसे 2, 4, 6, 10, 20, 50 कुछ भी हो सकते हैं। आपको कहाँ जाना है? सिटी वाले डेटा पे, तो सिटी वाला नाम सिलेक्ट करिए और जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये देखिए आ गया आप सिटी पे। आपको सैलरी पे जाना है, सैलरी पे आ गया। तो इस तरह से अगर आपने रेंज को या मल्टीपल रेंजेस को नाम दिए हुए हैं, तो भले ही वो डेटा या वो जो भी रेंज है वो सेम शीट में हो या डिफरेंट शीट में हो, बस उस फाइल में, उस वर्कबुक में होनी चाहिए। तो इस तरह से आप नेम बॉक्स का हेल्प लेकर के आप इजीली नेम्ड रेंजेस पर स्विच कर पाते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, अभी तो ये चलेंगी आगे, इसी को हम आपको राइटर में भी, क्योंकि थोड़ा कंपैरेटिव भी साथ साथ बताते जाएंगे, तो जो है कैल्सी में बताएंगे, और अभी बेसिक हम सीखेंगे। आप लोग भी एक बार इतनी चीज करके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। बाकी बेसिक जो है स्टडी मटेरियल से आप पढ़ लीजिएगा अपना, कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा टर्म जो आपको समझ में ना आए आप बताइएगा।